अफगानिस्तान गुज़श्ता 4 दहाइयों से जंग और बदअमनी का शिकार है। दोहा अमन मुआहदे के बाद ये उम्मीद जागी थी कि अफगानिस्तान में अमन और सलामती होगी, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ ये चीज़ क्लियर होती जा रही है और वहाँ पर जो डेवलपमेंट्स हुई हैं वो ये चीज़ शो कर रही हैं कि अमन की उम्मीदें सारी मादूम हो रही हैं। अफ़गानिस्तान में बदअमनी बढ़ती जा रही है। इसकी वजूहात क्या हैं? क्यों अमन की उम्मीदें मादूम होती जा रही हैं और फ्यूचर में अफ़गानिस्तान को किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा? आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहली वजह फेलियर ऑफ अफ़गान गवर्नमेंट है। हमने देखा कि गुज़श्ता चंद हफ्तों के दौरान तालिबान अफ़गानिस्तान के तकरीबन 70% हिस्से पर काबिज़ हो चुके हैं। तालिबान का ये दावा है कि वो 70% से ज़्यादा इलाकों के ऊपर और इज़ला के ऊपर अपना कब्ज़ा जमा चुके हैं। रिसेंटली हमने देखा कि तालिबान ने चमन बॉर्डर के ऊपर अफ़गानिस्तान का परचम उतार कर अपना परचम लहरा दिया। अफ़गानिस्तान की गवर्नमेंट और उसकी अफवाज इतनी बेबस हो चुकी हैं कि तालिबान को ज़्यादा मुज़ाहमत नहीं करनी पड़ रही, बल्कि वो मुख्तलिफ इज़ला के ऊपर अपना कब्ज़ा करते जा रहे हैं। इसके अलावा अफ़गानिस्तान की गवर्नमेंट की एक नाकामी ये भी है कि काबुल के सफ़ीर जो इंडिया में बैठे हुए हैं वो इंडियन गवर्नमेंट से भी मदद मांग रहे हैं। इसके अलावा अफ़गान गवर्नमेंट अपने लोगों को तालिबान से बचाने में नाकाम नज़र आ रही है। यही वजह है कि फेलियर ऑफ अफ़गान गवर्नमेंट तालिबान को स्ट्रेंथन कर रही है। सेकेंडली, अफ़गानिस्तान में सिविल वॉर शुरू हो चुकी है। ये वो सिविल वॉर है जिसकी वार्निंग गुज़श्ता चंद सालों से बहुत से लोग देते आ रहे हैं, बहुत से इंटरनेशनल इदारे देते आ रहे हैं। वहीं सिविल वॉर इस वक्त अफ़गानिस्तान में शुरू हो चुकी है। ये सिविल वॉर पश्तून, उज़्बेक, ताजिक और दिगर जो वहाँ पे आइडेंटिटीज़ रह रही हैं उनमें शुरू हो गई है। इस सिविल वॉर की सबसे बड़ी रीज़न जो हमने फर्स्ट पॉइंट में डिस्कस किया कि अफ़गान गवर्नमेंट का फेलियर वो है, क्योंकि अफ़गान गवर्नमेंट फेल हो गई है, लोगों को प्रोटेक्ट करने में फेल हो गई है। तालिबान जो हैं वो अपना कब्ज़ा जमा रहे हैं। ऐसे में वहाँ पे जो एथनिक कम्युनिटीज़ हैं उन्होंने आपस में लड़ना और अपने एरिया में सर्वाइवल जो है वो शुरू कर दिया, जिसकी वजह से वहाँ पर एक सिविल वॉर शुरू हो चुकी है। अफ़गानिस्तान में US विड्रॉल के बाद एक रीजनल प्रॉक्सी वॉर स्टार्ट हो चुकी है। ये रीजनल प्रॉक्सी वॉर पाकिस्तान, इंडिया, चाइना, ईरान और रशिया के दरमियान है। ये तमाम कंट्रीज़ इस रीजन के अंदर और ख़ास तौर पर अफ़गानिस्तान के अंदर अपने स्टेट्स को प्रोटेक्ट करना चाहती हैं। पाकिस्तान अपने बॉर्डर को सिक्योर करना चाहता है, क्योंकि पाकिस्तान ने अफ़गान वॉर की वजह से पहले बहुत ज़्यादा सफ़र किया है। पाकिस्तान की इकॉनमी ने सफ़र किया है, यहाँ पे लोग शहीद हुए हैं, सिक्योरिटी पर्सनल शहीद हुए हैं। इसीलिए पाकिस्तान अब माजी की तरह कोई भी गलती या कोई भी हमाकत बर्दाश्त नहीं कर सकता। यही वजह है कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र बार बार इस चीज़ की वार्निंग दे रहे हैं कि अफ़गानिस्तान में अगर सिचुएशन ख़राब होती है तो उसका सबसे बड़ा इफ़ेक्ट अफ़गानिस्तान के बाद पाकिस्तान के ऊपर होगा। इंडिया, जिसने गुज़श्ता कुछ सालों में अफ़गानिस्तान में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की है, इवन उनकी पार्लियामेंट की बिल्डिंग तक बनाई है, वहाँ पे डैम में इन्वेस्टमेंट की है, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट की है। इंडिया अपनी उस इन्वेस्टमेंट को बचाना चाहता है। इंडिया अफ़गानिस्तान के ज़रिए पाकिस्तान में अपनी प्रॉक्सीज़ को जारी रखना चाहता है। इसीलिए इंडिया चाहता है कि अफ़गानिस्तान में ऐसी गवर्नमेंट बने कि उनमें वो लोग बैठें जो इंडिया को प्रोटेक्ट कर सके, इंडियन इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सके। चाइना चाहता है कि उसका वन बेल्ट वन रोड जो इनिशिएटिव है वो स्मूथली चलता रहे, उसको कोई सिक्योरिटी इश्यूज़ ना हो। इसके अलावा चाइना अफ़गानिस्तान के थ्रू सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स की जो मार्केट है वहाँ तक भी रसाई चाहता है। इसीलिए चाइना चाहता है कि अफ़गानिस्तान के अंदर एक स्टेबल गवर्नमेंट हो, वो गवर्नमेंट जो चाइना के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सके। रशिया भी यही चाहता है कि उसकी मर्ज़ी की गवर्नमेंट अफ़गानिस्तान के अंदर हो ताकि वो अपने इंटरेस्ट को वहाँ पे प्रोटेक्ट कर सके। सो इन कंट्रीज़ के आपस में जो प्रॉक्सी वार है, ख़ास तौर पर इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान, और जिस तरीके से इंडिया अफ़गानिस्तान को यूज़ करते हुए पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज़ करना चाहता है, इसने इस खित्ते को और अफ़गानिस्तान की सिचुएशन को और ज़्यादा बदतर कर दिया है। और अगर यही सिचुएशन रही तो ये फ्यूचर में और ज़्यादा बद से बदतर होती जाएगी। नेक्स्ट जो बड़ा इशू है वो है ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस। इस वक्त दुनिया पेंडेमिक को झेल रही है। कोविड ने दुनिया के हर सेक्टर को, हर मुल्क को, इवन डेवलप कंट्री को भी मुतासर किया है। तो अफ़गानिस्तान जो कि पहले ही 4 दहाइयों से जंग की वजह से तबाह हो चुका है, वो कोविड को कैसे संभालेगा? इस सिचुएशन के अंदर जब अफ़गानिस्तान में एक और नई सिविल वॉर शुरू हो चुकी है, इसमें कोविड की सिचुएशन और बदतर होने का ख़तरा है। अगर ये सिचुएशन और बद से बदतर हो जाती है तो वहाँ पर लोग एक तरफ जंग से मरेंगे, दूसरी तरफ कोविड की वजह से मरेंगे।
इसके अलावा एक और ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस जो वहाँ पे आ रहा है वो ये कि गुज़श्ता 10 हफ्तों के दौरान जब से तालिबान ने मुख्तलिफ इलाकों के ऊपर अपना कब्ज़ा जमाना शुरू किया है और अफ़गान फोर्सेस की रेजिस्टेंस वहाँ पे कम हुई है, तकरीबन 2 लाख लोग जो हैं वो डिस्प्लेस हो चुके हैं। इसके अलावा इन्हीं 10 हफ्तों के दौरान तकरीबन 3600 लोग जो हैं वो अपनी जान से गए हैं। अब पाकिस्तान को यहाँ पे एक और पाकिस्तान ने जिस खतरे का इजहार किया है वो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र ने कहा था कि पाकिस्तान मज़ीद रेफ्यूजीज़ को बर्दाश्त नहीं करेगा, क्योंकि 2001 के बाद पाकिस्तान ने तकरीबन मोर देन 10 लाख अफ़गान रेफ्यूजीज़ को बर्दाश्त किया है। अब उन रेफ्यूजीज़ की वजह से पाकिस्तान में बहुत से मसाइल पैदा हुए हैं, पाकिस्तान में सिक्योरिटी इश्यूज़ पैदा हुए हैं, पाकिस्तान में आइडेंटिटी इश्यूज़ पैदा हुए हैं। पाकिस्तान उन चीज़ों को अब मज़ीद बर्दाश्त नहीं करना चाहता। लिहाजा ये पाकिस्तान अगर अपना बॉर्डर क्लोज़ कर देता है और अफ़गान रेफ्यूजीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता तो अफ़गान रेफ्यूजीज़ के लिए सबसे बड़ा मसला ये होगा कि वो कहाँ पर जाएँ, कहाँ पर रहें। इस कोविड की सिचुएशन में उनको जगह कहाँ पे रहने के लिए मिलेगी। सो ये सारी सिचुएशन में एक बहुत बड़ा ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस पैदा होगा, जिसका UNHCR ने भी वार्निंग दी है कि अफ़गानिस्तान की करंट सिचुएशन की वजह से आने वाले चंद हफ्तों के अंदर या चंद महीनों के अंदर वहाँ पे बहुत बड़ा एक इंसानियत के लिए अलमिया ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस पैदा हो सकता है। इसके बाद जो बहुत बड़ा मसला है वहाँ पे सिविल सोसाइटी अंडर थ्रेट है। क्यों अंडर थ्रेट है? क्योंकि तालिबान ने यह कहा है कि जब उनकी गवर्नमेंट यहाँ पे आ जाएगी वो वीमेन को आज़ादाना नहीं घूमने देंगे, पर्दा लाजमी होगा, डेमोक्रेसी इस तरीके से प्रिवेल नहीं करेगी जैसे कि वेस्ट जिस तरीके से प्रिवेल करवाना चाहता है। तो ऐसी सिचुएशन में अफ़गानिस्तान का फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्लीक हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जब आज़ादी इज़हार राय नहीं होगी, ख़वातीन को भी आज़ादी नहीं मिलेगी, उनके ऊपर ये पाबंदी लाजमी कर दी जाएगी कि अगर उन्होंने घर से बाहर निकलना है तो किसी महरम के साथ निकलना है या पर्दा करके निकलना है, तो उस वक़्त दुनिया उसको कैसे उसके ऊपर रिएक्ट करेगी। क्या एक बार फिर वेस्ट और यूनाइटेड स्टेट्स डेमोक्रेसी और इंसानी आज़ादी को बचाने के लिए एक बार फिर अफ़गानिस्तान के अंदर आएंगे? तो इस सिचुएशन में अफ़गानिस्तान के अंदर सिर्फ तबाही होगी और जंग होगी। और ये जो पिक्चर अफ़गान तालिबान दे रहे हैं कि वो ख़वातीन को बाहर नहीं जाने देंगे और डेमोक्रेसी को इस तरीके से प्रिवेल नहीं करने देंगे जिस तरीके से वेस्ट प्रिवेल करता है, ऐसी सिचुएशन में 21st सेंचुरी का अफ़गानिस्तान, क्या 21st सेंचुरी का अफ़गानिस्तान ही नज़र आएगा या एक बार फिर वो स्टोन एज में चला जाएगा? इन मसाइल के अलावा एक और बहुत बड़ा मसाइल वहाँ पे इकॉनमी का है। अफ़गानिस्तान की GDP का 40% जो है वो इंटरनेशनल एड से आता है, ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है। अब इशू ये है कि जब यहाँ से नेटो ट्रूप्स और उसके बाद जब यहाँ से US ट्रूप्स विड्रॉ हो जाएंगी तो क्या ये एड जो है अफ़गानिस्तान को मिलती रहेगी? अभी तो प्रेसिडेंट बाइडेन साहब वादा कर रहे हैं कि वो एड देंगे, लेकिन अगर उस एड में कहीं से कट लग जाता है, एड कट हो जाती है और वो 40% GDP फिर किस तरीके से अफ़गानिस्तान पूरा करेगा? जो ऑलरेडी रीजनल वॉर्स, प्रॉक्सी वॉर्स और सिविल वॉर का शिकार है, वो एक बार फिर इकोनॉमी की वजह से बदतर हालत वहाँ पे हो जाएगी, तो अफ़गानिस्तान फिर कैसे सर्वाइव करेगा? सो एक ये सबसे बड़ा वहाँ पे इशू है कि एड अगर कट हो जाती है, इंटरनेशनल एड कट हो जाती है, तो फिर अफ़गानिस्तान सर्वाइव कैसे करेगा? क्योंकि वहाँ पे तो ना वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना वहाँ पे इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, ना वहाँ पे और कोई इकोनॉमी के लिए सिचुएशन पॉजिटिव है कि वहाँ पे इकोनॉमी ग्रो कर सके। सो ये एक बहुत बड़ा मसला है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, दाइश का इशू। दाइश जो इस वक्त मिडिल ईस्ट में अपने पंजे गाड़ रहा है, उसका अगला टारगेट जो है वो अफ़गानिस्तान में है। यहाँ पे वो खुरासान बनाना चाहता है। अब ऐसी सिचुएशन में दाइश का थ्रेट सिर्फ अफ़गानिस्तान के लिए नहीं होगा बल्कि इस पूरे रीजन के लिए होगा। और चूंकि अफ़गानिस्तान का नेबर पाकिस्तान है, सो सबसे पहला इफेक्ट दाइश का जो है पाकिस्तान के ऊपर होगा। इसलिए पाकिस्तान बार बार ये भी वार्निंग दे रहा है कि अगर वहाँ पे दाइश आ जाता है तो उसका सबसे बड़ा इफेक्ट पाकिस्तान के ऊपर होगा। सेकेंडली, दाइश और तालिबान क्या ये आपस में मिलकर अफ़गानिस्तान को कंट्रोल करेंगे या इनके दरमियान भी एक वॉर होगी? ये कबल इस वक्त है। और अब एंड पे कुछ सजेशंस ताकि अफ़गानिस्तान को इस खाना जंगी से बचाया जा सके और अफ़गान लोग अमन देख सके। सबसे पहले अफ़गानिस्तान की गवर्नमेंट को स्ट्रेंथन किया जाए। इंटरनेशनल पावर्स का ये फ़र्ज़ बनता है कि वो विदड्रॉ से पहले अफ़गान गवर्नमेंट को इतना स्ट्रेंथन करें कि वो तालिबान के ख़िलाफ़ अपनी रेजिस्टेंस को शो कर सकें। सेकेंडली, अफ़गानिस्तान की फोर्सेस को इक्विप किया जाए, उनको मॉडर्न इक्विपमेंट दिया जाए, उनको वो वेपन दिए जाएँ कि वो तमाम
जो फोर्सेस उनके ख़िलाफ़ लड़ रही हैं उनके ख़िलाफ़ सर्वाइव कर सके। थर्डली, वहाँ पे इस रीजन के अंदर जितनी भी रीजनल पावर्स हैं, पाकिस्तान है, इंडिया है, चाइना है, रशिया है, ईरान है, उनको चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें अफ़गान गवर्नमेंट को, अफ़गान फोर्सेस को, ताकि वो अफ़गानिस्तान को सिविल वॉर से बचा सके और ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस से बचा सके। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, अफ़गानिस्तान को जो एड दी जा रही है वो बंद नहीं होनी चाहिए, बल्कि एड ज़्यादा दी जाए ताकि अफ़गानिस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर बनाया जा सके, वहाँ पर इकॉनमी बेहतर बनाई जा सके, वहाँ हेल्थ के ऊपर इन्वेस्टमेंट हो सके, वहाँ एजुकेशन के ऊपर इन्वेस्ट हो सके, ताकि फ्यूचर और कुछ सालों बाद अफ़गानिस्तान और अफ़गान लोग जो हैं वो अपने पाँव के ऊपर खड़े हो सके। थैंक यू सो मच।